हेलो क्लास 10th। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, है ना। इसके अंदर जितने भी एमसीक्यू हैं उसको आज हम लोग बारी बारी से सॉल्व करने वाले हैं, है ना। ये किस साल का है ये तो वीडियो का आखिरी में आपको पता चलेगा, है ना। तो ये उस समय का है जिस समय एमसीक्यू 40 पूछे जाते थे, है ना। 40 एमसीक्यू होते थे और परीक्षा 2 टर्म में हुआ करता था, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से बिना किसी देरी का सोल्व करते जाते हैं और आप भी पीछे पीछे सोल्व कीजिएगा। देखते हैं कि आपको आपका कितना जानता है ना, आपका कितना सही होता है, इसमें से कितना क्वेश्चंस आप सही सही सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक विज्ञान का है ना, और ये फाइनल परीक्षा का है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? बताइए, फ्रांस में जो प्रथम विद्रोह है वो कब हुआ था? जुलाई 1830 को हुआ था, जुलाई 1815 को हुआ था, जून 1821 को हुआ था, या जुलाई 1832 को हुआ था? इसका सही उत्तर क्या होगा? जुलाई 1830 को हुआ था। इसको हम लोग जुलाई क्रांति के नाम से भी जानते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है? ये किसका विश्वास था? तो ये किसका विश्वास था? नेपोलियन का था, निकोलस का था, जोसेफे मेत्सिनी का था, या फिर मैटरनिक का था? किसका था? तो ये जोसेफे मेत्सिनी का था, है ना। चलिए ऑप्शन सी इसमें क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप, है ना, पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया? कौन सा घटना था जो पढ़े लिखे जो लोग थे, शिक्षित अभिजात थे, कहां पे? यूरोप में, है ना। और उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का संचार करता है। कौन सा ऐसा घटना था? नेपोलियन का आक्रमण, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, या फिर फ्रांसीसी क्रांति, या फिर इटली और जर्मनी का एकीकरण? तो वो घटना कौन सी थी? वो थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, है ना। यूनान का स्वतंत्रता यानी कि ग्रीस का जो था स्वतंत्रता संग्राम, उसकी बात हो रही है ना। तो इंग्लिश वाले बच्चे भी इंग्लिश वाले देखते चलेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। बताइए, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे, है ना। 1848 में भी विद्रोह होता है, तो किन कारण से, कौन सा कारण था यूरोप में जिसकी वजह से सभी क्या कर रहे थे? क्रांति कर रहे थे ना, विद्रोह कर रहे थे। तो गरीबी कारण था, बेरोजगारी कारण था, भुखमरी कारण था, या इनमें से सभी? तो सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी, है ना। सभी कारण थे, वहां पर गरीबी भुखमरी वगैरह काफी ज्यादा था उस समय, जिससे परेशान होकर के वहां की जनता विद्रोह कर देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और बतलाइए इसका उत्तर, है ना। निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? बहुत ही आसान सवाल है ना, इसका ऑप्शन नहीं भी रहेगा तो फिर आप लोग उत्तर दे पाएंगे। पता है कौन कौन था वो? मेटरनिक था, जोसेफे मेत्सिनी था, है ना, या फिर बिस्मार्क था, या फिर कावूर था? कौन था? जोसेफे मेत्सिनी था, है ना। मेत्सिनी यंग इटली और मेत्सिनी, और इसको मेजिनी भी बोला जाता है ना इंग्लिश में। यहाँ पे देखिए जोसेफे मेजिनी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो मेत्सिनी या मेजिनी एक ही बात है ना। तो जोसेफे मेजिनी यंग इटली और यंग यूरोप के क्या करता है? स्थापना करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण ना, प्रथम विश्व युद्ध, देखिए युद्ध जो होता है ना, तो युद्ध सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उसमें पैसे काफी ज्यादा खर्च होते हैं, ना। तो प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? क्या क्या कदम उठाए गए थे? खास करके ये है ना, इंग्लैंड की बात हो रही है स्पेशली। हालांकि ये सभी जगह किया जाता है, युद्ध होती है तो उसका खर्चा की भरपाई के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो उस समय क्या था? भारत उपनिवेश था, गुलाम था एक तरीके से ब्रिटेन का। तो क्या क्या कदम उठाया गया था? युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए थे, है ना। तो बिल्कुल लिए गए थे, ना। करों में वृद्धि की गई थी, बिल्कुल टैक्स वगैरह पूरा बढ़ा दिया गया था, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था, है ना। तो इनमें से सभी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। बताइए, अहिंसा का धर्म सभी नागरिकों को, है ना, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? देखिए जब भी अहिंसा की बात होगी ना, तो अहिंसा की बात बार बार कौन करते थे? कौन करते थे? बताइए, तो किनका विश्वास है? गांधी जी का, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, इंदिरा गांधी का? तो अहिंसा की बात जब भी आएगी तो
क्या किसको टिक कर देना है? गांधी जी को टिक कर देना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले, है ना, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? कौन सा मेला चल रहा था? है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता है ना। तो कौन सा मेला था उसमें? बैसाखी का मेला था, है ना, पुष्कर मेला था, कुंभ मेला था, या फिर माघ मेला था? कौन सा था? तुम सभी को पता है बैसाखी का मेला में लोग आए हुए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन आसान आसान लग रहा होगा ना, है ना, ऐसा लग रहा है ना कि सब पढ़ा पढ़ा है। अगर उस जिस साल भी एक परीक्षा हुआ था उस साल अगर आप बैठे होते तो अच्छा खासा नंबर आपका आता, है ना। चलिए सब पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। आगे बढ़ते हम लोग। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? है ना, महात्मा गांधी ने एक खत लिखा था किसको? वायसराय इरविन को, है ना। उसमें क्या था? बहुत सारी चीजों पर टैक्स वगैरह लगा दिया था। तो उसमें तो सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है ना, सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए कर के बारे में था? तो नमक के था, जल का था, वस्त्र का था, या फिर संपत्ति का था? तुम सभी को पता है नमक पर था, है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, नमक पर टैक्स लगा दिया गया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मांग थी गांधी जी का, जिसको मानने से इरविन इनकार कर देता है। उसके बाद ही गांधी जी दांडी यात्रा शुरू करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, महात्मा गांधी है, या फिर जवाहरलाल नेहरू है? कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मजा आ रहा है आप लोग को, है ना, क्वेश्चन देख करके तो काफी मजा आ रहा होगा, ये फाइनल एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ करके आपको लग रहा होगा पहला चैप्टर से बहुत सारा सवाल आया होगा, है ना, यानी कि पहला चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। पहला चैप्टर से अच्छा खासा सवाल आया होगा। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है बताइए? विलियम फ्रेडरिक लुइस को, हेनरिक हिमलर को, या फिर ओटो वन बिस्मार्क को, या फिर एडोल्फ हिटलर को? किसे दिया था जर्मनी एकीकरण का जो श्रेय है? किसे दिया जाता है? ओटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है ना। इसने कौन सी नीति अपनाई थी? आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करते हुए चलिएगा, है ना। बताइए, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? है ना, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था ये बताइए आप लोग, है ना। 1920 ईस्वी में, 1919 में, 1921 में, या फिर 1922 ईस्वी में हुआ था? किस वर्ष हुआ था? ये चौरा चौरी वही कांड है जब क्या बोलते हैं, एक आंदोलन चल रहा था। कौन सा आंदोलन ये आप बताइएगा, है ना, क्योंकि इससे एक सवाल आता है कि भाई 1922 में जो चौरा चौरी कांड होता है ना, 1922 का ही बात है। कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था, है ना। तो इसमें क्या था? पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था। और ये घटना सुनते ही गांधी जी ने एक आंदोलन को वापस ले लिया था, है ना। तो उस आंदोलन का नाम आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, देखते कितने लोगों को पता है ना। बहुत ही आसान सा नाम है, उसको याद करने में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। चलिए बताइए आप लोग आगे। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र के मृदा को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पवन अपर्दन, चादर अपर्दन, मृदा अपर्दन, या फिर परतदार अपर्दन? उसे क्या कहा जाता है? उससे पवन अपर्दन कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे भी पढ़ते हुए चलेंगे अपना इंग्लिश का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए, उत्पत्ति के आधार पर, है ना, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम है। उत्पत्ति के आधार पर जो विभाजित किया गया है दो भागों में, उसका नाम क्या है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, जैव और अजैव, या फिर विकसित और संचित? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? जैव और अजैव, है ना। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव में बांटा गया है। उसी तरीके से समाप्यता के आधार पर भी अक्सर पूछा जाता है। तो समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो भागों में बांटा गया संसाधनों को, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। देखिए पूछ रहा है, निम्न में से किस मृदा को, है ना, निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? रेगुड़ मृदा किसे कहा जाता है? जलोढ़ मृदा को, काली मृदा को, लेटराइट मृदा को, या फिर लाल और पीली मृदा को? तो सही उत्तर क्या होगा? काली मिट्टी को, है ना। काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा भी यहाँ पे बोला जाता है। आगे बढ़े हम लोग। जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में, है ना, 1992 में क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था ना। ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था?
है ना, किस शहर में किया गया था? ब्राजील में तो आता, लेकिन शहर का नाम क्या है? बहुत ही यूनिक सा नाम है, बताना है आप लोग क्या है। कैंपोस जोर्डन साओ पाउलो, है ना। उसके बाद क्या है ये? कुर्टिबा पराना, है ना, रियो डी जेनेरियो, और ये फिर क्या है? सल्वाडोर। ठीक है, बहुत ही अजीब अजीब सा नाम सभी का सभी है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरियो बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसी शहर में इस सम्मेलन को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है ना? किस राज्य में कोयला का, है ना, और अन्य खनिजों का प्रचुर भंडार है ना? झारखंड में तो भाई कोयला का तो अच्छा खासा भंडार पाया जाता है, इसीलिए झारखंड है ना चारों को ऑप्शन में डाल दिया गया ना, ताकि लोग झारखंड से पहचान ना लेना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, गोवा, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा ना। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी के कंपैरिजन में यहीं पे सबसे ज्यादा संसाधन, है ना, जो खनिज है वो पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये बताइए, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र के रूप में, है ना, कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में, मैदान के रूप में कितना प्रतिशत है? ये आपको बताना है। 33% है, 43% है, 23% है, या फिर 53% है? उसका सही उत्तर क्या होगा? मैदान, देखिए भारत में जितने भी क्षेत्र है, मैदान हो गया, पर्वत हो गया और पठार हो गया, तो जो मैदान है वो कितना प्रतिशत है? वो 43% है ना। बताना आपको कि पठार कितने प्रतिशत है और पर्वत कितना प्रतिशत है, ये भी क्वेश्चन आता है, इसलिए उसके बारे में पता होना जरूरी है। बताइए, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है ना? अभी भी हम लोग ऊपर डिस्कस किया। 27% जो हिस्सा है ना, वो क्या है वो भी पता रहेगा तो भी आंसर पता चल जाएगा। और जो खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन का अपार संचय किस क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है ये पता चलेगा। तो ये सही उत्तर क्या होगा? इसका पठारी क्षेत्र है ना। पठारी क्षेत्र क्या है? 27% है। ठीक है, पूरा क्षेत्र का 27% पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र में ही ये सब खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन की अपार क्या बोलते हैं, अपार संचय पाया जाता है, यानी अच्छा खासा पाया जाता है ना। और पर्वतीय क्षेत्र कितना है? तो पर्वतीय क्षेत्र लगभग 30% है ना। और मैदानी क्षेत्र ऊपर जैसे कि हम लोग ने देखा 43%। ठीक है, तो इस तरीके से पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं, है ना। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है ना? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। तो बताइए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती है, वन उन्मूलन है, अधिक सिंचाई है, अति पशुचारण है? उसका सही उत्तर क्या होगा? अति सिंचाई। अधिक सिंचाई से भी क्या बोलते हैं, भूमि निम्नीकरण हो सकता है ना। ज्यादा सिंचाई करने से एक तो मृदा अपरदन होता है उससे, है ना, पानी से बह करके जा सकता है मिट्टी इधर से उधर। उसके अलावा जो क्या बोलते हैं, लवण और क्षार का एक डिसबैलेंस हो सकता है मिट्टी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती किस प्रांत में यहाँ पे की जाती है, यानी किस राज्य में? पंजाब में, उत्तरांचल में, हरियाणा में, या फिर उत्तर प्रदेश के मैदान में, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर होगा उत्तरांचल। उत्तरांचल को ही पहले उत्तरांचल बोला जाता था, अब उत्तराखंड बोला जाता है ना। तो उत्तराखंड सही उत्तर होगा, यानी उत्तरांचल सही उत्तर होगा। इसके अलावा सीढ़ीदार खेती ना जहां जहां पहाड़ी इलाका होगा वहां पर किया जाता है अक्सर। ठीक है, तो इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, है ना? भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? किस वर्ष लागू किया गया? 1950 में, 1927 में, 1980 में, या फिर 1972 में? कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, उसी तरीके से बाघ परियोजना भी था, है ना। तो बाघ परियोजना जो है वो कब आया था? तो बाघ परियोजना कब आया था, है ना, ये आप लोग को बताना है। तो बाघ परियोजना जस्ट इससे एक साल बाद, है ना, 1973। देखिए तारीख वगैरह जो है ना, वो भले हिस्ट्री में अच्छा खासा याद करना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा तारीख वगैरह है ना, लेकिन बाकी सब्जेक्ट जैसे कि ये है ना ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारा तारीख वगैरह है, मतलब कम है लेकिन है।
ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट तारीख है उसको हम लोग एक साथ लिख रहे हैं और उसको उसका PDF आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस मेहनत के लिए ना बस हमें क्या चाहिए, आप लोग का लाइक चाहिए, है ना, अच्छे अच्छे कमेंट्स चाहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है ना। कौन से, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाते हैं ना। सतलुज नदी पर एक बांध बनाया गया है, उस बांध से हम लोग क्या बनाते हैं, जल विद्युत उत्पादन करते हैं, यानी कि जल विद्युत बनाते हैं, और वो बांध है ना सिंचाई के लिए भी काम में आता है। तो यहाँ किस बांध की बात हो रही है, किस परियोजना की बात हो रही है, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना या फिर हीराकुंड परियोजना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भाखड़ा नांगल परियोजना की बात हो रही है जो कि सतलुज नदी पर पाया जाता है ना। दामोदर घाटी नदी परियोजना ये पता है झारखंड और पश्चिम बंगाल का मिला जुला एक परियोजना है, ठीक है। इसके अलावा हीराकुंड परियोजना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाया गया था, तो महानदी पर बनाया गया है। और ये भी पूछा जाता है कई बार कि महानदी किस राज्य से होकर के बहती है या फिर ये हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, तो उत्तर क्या होगा, उड़ीसा में, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, उड़ीसा में, है ना। चलिए, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ी, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है, किस कारणों से, सूखा की वजह से, सिंचाई की बढ़ती मांग की वजह से, या फिर जल की व्यर्थ बर्बादी से, या फिर इनमें से सभी। किस वजह से आखिर जल का जो क्या बोलते हैं, जो मांग है वो बढ़ रहा है और जल की कमी हो रही है ना, जल की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो सूखा की वजह से, सूखा अक्सर देखने को मिल रहा है। उसके बाद सिंचाई की मांग भी बढ़ती जा रही है, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, खेती का मांग बढ़ रहा है, तो खेती का मांग बढ़ेगा तो सिंचाई का मांग बढ़ेगा। और जल को हम लोग व्यर्थ ही बर्बाद कर देते हैं, तो क्या होगा, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, है ना। ज्यादातर इनमें से सभी रहेगा तो वही उत्तर हो जाता है, लेकिन सब में नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि अब जहां पर दिखा ये टिक कर दिए बिना पढ़े, तो ऐसा भी नहीं करना है, पढ़ लेना है फिर टिक करना है ना। पता चला वो नहीं हुआ तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ, बेल्जियम में, है ना, बेल्जियम की स्टोरी और श्रीलंका की स्टोरी अच्छे से पता होना चाहिए। बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा, है ना। बेल्जियम में तो 3 भाषा बोली जाती थी, लेकिन वहां जो तनाव बढ़ा वो मेनली 2 भाषाओं के बीच बढ़ा था। तो कौन था, फ्रेंच और डच, डच और जर्मन, फ्रेंच और सिंहली, फ्रेंच और जर्मन। तो सही उत्तर क्या होगा, फ्रेंच और डच। आपको बताना है फ्रेंच कितने प्रतिशत बोलने वाले लोग थे, डच और जर्मन कितने प्रतिशत बोलने वाले लोग थे, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। कमेंट करने में कंजूसी नहीं करना है, कमेंट कीजिए, आपका ही रिवीजन होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं। जो सिंहली भाषा है वहां पे बोलने वाले क्या है, बहुसंख्यक है, तो वो लोग अधिकतर कौन से धर्म को मानते हैं, हिंदू को, बौद्ध को, मुसलमान को या फिर ईसाई को। तो सही उत्तर क्या है, बौद्ध धर्म। वो लोग ज्यादातर बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं सिंहली भाषी लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अभी तक तो आप लोग को उम्मीद करते हैं सभी सही सही हुआ होगा ना। बताइए, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है ना। लोकतंत्र में क्या होता है, शक्ति का जो स्रोत है वो किसे माना जाता है, ये बताना। संसद को माना जाता है, जनता को माना जाता है, राज्य को माना जाता है या फिर न्यायालय को माना जाता है। देखिए ध्यान रहे, लोकतंत्र की बात आ गई तो सबसे पहले तो भाई जनता ही होती है ना, जनता के द्वारा ही शासन, जनता के लिए ही शासन होती है। तो जो शक्ति का स्रोत है वो क्या होता है, जनता को ही माना जाता है। लेकिन ऐसा होता है, लोग आते हैं चुनाव के समय, नहीं तो लोग हाथ पैर जोड़ करके वोट ले लेते हैं, फिर अपना खुद राजा के जैसा जीने लग जाते हैं ना, अपने आप को पावरफुल समझने लग जाते हैं, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर कीजिए। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है ना। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, या फिर क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, या फिर इनमें से सभी। कहाँ किस में पड़ती है, उसका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी, है ना। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में तो सत्ता की साझेदारी जरूरी तो होता ही होता है ना। उसके अलावा क्षेत्रीय विभाजन हो सकता है, उसके वजह से क्या टकराव हो सकती है, इससे अच्छा सत्ता की साझेदारी कर लिया जाए। उसके अलावा क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर
जो बटे हुए समाज है वहां पर भी क्या सभी समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाना चाहिए ताकि कोई टकराव वगैरह उत्पन्न ना हो। तो इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्न में से किस प्रकार, है ना, इस प्रकार से हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आप लोग का जल्दी जल्दी आप लोग कर सके इसको, इस सब चीजों को हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सके। इसके बावजूद अगर किसी भी टॉपिक को आपको समझना है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। चलिए, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है ना। टकराव है सो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा का भी रूप ले सकता है। कौन सा टकराव है? लोकतांत्रिक टकराव है, सामाजिक है, आर्थिक है, या फिर पारंपरिक है ना। तो सही उत्तर क्या होगा? सामाजिक। समाज में क्या है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, भाषा के लोग रहते हैं, तो उस टकराव को ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए वरना वो दिक्कत कर सकती है ना। तो सामाजिक टकराव आगे चल करके हिंसा का रूप ले सकती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर दीजिए। संविधान और विभिन्न स्तर की सरकार, है ना, सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? ठीक है, बताइए। जो संविधान है इसको बताया गया ना कि संविधान का व्याख्या करने का अधिकार किसे दिया जाता है? सिंपली बताइए, न्यायालय को दिया जाता है, राष्ट्रपति को, संसद को, या फिर प्रधानमंत्री को? तो किससे है? न्यायालय को है ना। आसान सा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? किस सूची के अंतर्गत? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से सभी। आप देखिए यहाँ पे इनमें से सभी दिख रहा है आपको, तो अब क्या ये सही होगा? तो आप है नहीं। मैंने कहा था ना कि सब में नहीं होगा इनमें से सभी। यहाँ पर भी इनमें से सभी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये सब जो इस सब विषय किस सूची में डाले गए हैं? तो इस सब राज्य सूची में डाले गए हैं, है ना। तो राज्य सूची बिल्कुल करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से आप लोग बिना क्वेश्चन को पढ़े अंदाजे टिक नहीं कर देना है, ठीक है, पढ़ करके टिक करना है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट कीजिए कि संघ सूची में कम से कम संघ सूची का 2 विषय बताइए और समवर्ती सूची का 2 विषय आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को है ना। किस सरकार को प्राप्त है? तो केंद्र शासित प्रदेश नाम से पता चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश किसको होगा? केंद्र सरकार को होगा, राज्य सरकार को होगा, स्थानीय सरकार को होगा, या इनमें से सभी? यहाँ भी इनमें से सभी लिखा हुआ है ना। तो फिर से आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप इनमें से सभी को टिक करके आ गए, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित यानी केंद्र द्वारा शासित, यानी केंद्र सरकार द्वारा ही उसका क्या किया जाएगा? उन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को मिला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, है ना। बताइए, जब केंद्र और राज्य सरकार के से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तब उसको क्या कहेंगे, है ना। तब उसको इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? जब केंद्र सरकार राज्य सरकार से शक्तियां थोड़ी सी लेकर के स्थानीय सरकार को दे दी जाती है और ये अच्छा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? सत्ता का हस्तांतरण बोला जाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का नवीनीकरण, या फिर, है ना, सत्ता का नवीकरण या फिर सत्ता का दुरुपयोग? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, है ना। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 का तरफ। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य, आर्थिक विकास के अंदर सम्मिलित लक्ष्य क्या क्या है? नियमित रोजगार, क्या रोजगार जरूरी है ना। आर्थिक विकास के लिए क्या रोजगार जरूरी है ना? नियमित रूप से बिल्कुल जरूरी है ना। स्वतंत्रता, बिल्कुल, अगर रोजगार वगैरह सब कुछ मिल गया लेकिन स्वतंत्रता आजादी ही नहीं मिलेगी तो उस सबका कोई फायदा नहीं। स्वतंत्रता भी जरूरी है। बेहतर मजदूरी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई कम पैसे में खूब खटाओ, ऐसा भी नहीं है ना। बेहतर मजदूरी भी होनी चाहिए। तो इनमें से सभी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है, इनमें से सभी पहले में ज्यादातर तो होता है इनमें से सभी सही, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी पढ़ लेना है क्योंकि कई बार आपके साथ धोखा हो सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक किस में? छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, मणिपुर में है, बिहार में है ना। तो कौन सा राज्य हो सकता है? एक ही राज्य है और वो कौन है? बिहार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले छत्तीसगढ़ हुआ करता था लेकिन अब बिहार उसको पीछे छोड़ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में
प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहने का मतलब छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? सेवा क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है ना। और क्यों पाई जाती है ना, कैसे पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत किस वर्ग के देशों में आता है? भारत किस वर्ग के देशों में आता है ना? निम्न आय वर्ग के देशों में आता है, या गरीब के देशों में आता है, विकसित देशों में आता है, या फिर कम जनसंख्या वाले देशों में आता है? तो उसका सही उत्तर होगा निम्न आय वाले देशों में आता है, क्योंकि भारत का प्रति व्यक्ति आय थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा कम नहीं, विकसित देशों के मुकाबले काफी ज्यादा कम है, इसलिए निम्न आय के कैटेगरी में इसको रखा गया है फिलहाल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? यानी किससे हमें पता चलेगा किसका अर्थव्यवस्था बड़ा है? बोलते हैं ना भारत की अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, अमेरिका की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ऐसे बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित कौन करता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी की बात हो रही है ना, जीडीपी, या फिर विश्व व्यापार संगठन, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, या विश्व बैंक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए है ना, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश का अर्थव्यवस्था की जो विशालता है उसको प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हम लोग। परिवहन भंडारण और है ना, परिवहन भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? कौन सा क्षेत्र में आता है ये सब? प्राथमिक में आता है, द्वितीयक में आता है, तृतीयक में आता है, इनमें से सभी। तो देखिए परिवहन भंडार हो या फिर संचार हो, बैंक सेवा, यहाँ पे किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है क्या? नहीं, ये सब सेवा दे रहे हैं एक तरीके से ना, तो ये सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक क्षेत्र के अंदर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बहुत ही आसान सवाल है कि नहीं है? सभी सही हो रहा है आप लोगों का कि नहीं, है ना? बस कुछ ही क्वेश्चन होगा जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर तो सभी पढ़ा हुआ है ना। अगर आप लोगों ने मेरा सेशन लिया होगा सभी, तो आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से पता होगा। ठीक है। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है ना? कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अक्सर छिपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है ना। स्वैच्छिक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। अच्छा, यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हम लोग करेंगे अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी के कहने का मतलब है कि लोग अपने क्षमता से कम काम करते हैं और कम पैसा थोड़ा कमाते हैं, तब उसको हम लोग अल्प बेरोजगारी के अंदर रखते हैं। और कृषि क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हाल है ना। तो वहां पे लोग क्या है, अब काम उतना नहीं है लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, तो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, अपनी क्षमता से कम पैसा कमा रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग अल्प बेरोजगारी। हालांकि ये है ना औद्योगिक क्षेत्र में भी अच्छा खासा यानी शहरी क्षेत्रों में भी अच्छा खासा पाया जाता है। चलिए, तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे 40 क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो आप लोग थोड़ा बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन कब का था, है ना। ये क्वेश्चन कौन सा साल में फाइनल परीक्षा में पूछा गया था? तो साल 2022 में ये पूछा गया था फाइनल परीक्षा में। उस समय 40 MCQ हुआ करते थे, है ना। उस समय थोड़ा सिलेबस चेंज था, तो 40 MCQ हुआ करता था और परीक्षा 2 टर्म में हुआ करता था। इसका एक टर्म में हुआ, फिर बाद में एक और टर्म में एग्जाम होता था, उसमें सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था, है ना। यानी 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता था, 40 क्वेश्चन सब्जेक्टिव हुआ करता था। तो 2022 का था। ठीक है, तो बाकी साल का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे सभी का बनाने का, लेकिन अगर आप लोग को इंटरेस्टेड होगा तब, है ना। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, और उम्मीद करते हैं सभी का सभी सही हुआ होगा। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक रखिए अपना ख्याल और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।